हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस प्रोसीजर, इसमें क्या होता है, डायलिसिस डिफाइन कैसे करेंगे हम, इसके फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, डायलिसिस कितने तरह की होती है, इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, नर्सिंग केयर क्या क्या देनी पड़ती है एक डायलिसिस पेशेंट को। तो इस वीडियो में आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायलिसिस, देन अबाउट द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, देन टाइप्स देखेंगे कितने तरह की डायलिसिस होती है, मेजर टाइप्स, देन फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स देखेंगे किन किन प्रिंसिपल्स पर डायलिसिस वर्क करती है, देन हम इंडिकेशंस देखेंगे इसकी, ऐसे संकेत जिनसे हमें डायलिसिस करवानी पड़ती है, देन हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे कि डायलिसिस के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, आफ्टर द डायलिसिस क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, देन नर्सिंग केयर देखेंगे कि हम एक डायलिसिस पेशेंट को क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर डायलिसिस की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ये है डायलिसिस की, डायलिसिस इज द ट्रीटमेंट प्रोसीजर यूज्ड टू करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, जिससे हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकें, रीगेन कर सकें। तो ये किन किन पेशेंट्स में होती है डायलिसिस? तो डायलिसिस दो तरह के पेशेंट में होती है। फर्स्ट किडनी फेलियर पेशेंट्स में होती है, जो कि बहुत ही कॉमन है, जितने किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं सबको डायलिसिस की नीड पड़ती है। देन सेकंड लीवर फेलियर के कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन भी हो जाता है, तो उसके लिए हम डायलिसिस प्रीफर करते हैं और लीवर फेलियर पेशेंट्स को भी डायलिसिस की नीड हो सकती है। तो इसके बाद हम डायलिसिस के प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अबाउट द प्रोसीजर, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि डायलिसिस में होता क्या है, ये जो हम प्रोसीजर करते हैं इसमें एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। तो इसका आंसर है डायलिसिस रिमूव्स फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन रीनल फेलियर। यानी कि डायलिसिस में हम क्या करते हैं, जो रीनल फेलियर पेशेंट यानी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में से जो फ्लूइड ओवर गेन हो गया है उसको रिमूव करते हैं, प्लस वेस्ट प्रोडक्ट को हम रिमूव करते हैं। बट सेकेंड चीज़ ये, क्या डायलिसिस इज द परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि because dialysis can't correct the endocrine function of kidney failure।
क्योंकि डायलिसिस हमारी किडनी फेलियर की एंडोक्राइन जो फंक्शनिंग है उसको ठीक नहीं करती है, बट दिस इज़ द टेम्पररी और लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर जिससे कि हम एक पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन को कम करके उसको सर्वाइव करने में मदद करते हैं बाय यूजिंग डायलिसिस। तो ये तो हो गया अबाउट द प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर हमने जान लिया कि इसमें डायलिसिस क्या करती है और क्या नहीं। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि इस ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है। तो तो यूजली जो है पेशेंट को 2 से 3 बार पर वीक हीमोडायलिसिस की नीड होती है। मैंने अभी टाइप्स नहीं बताए हैं, तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। डायलिसिस का टाइप है, दिस इज द हीमोडायलिसिस। तो एक पेशेंट को एक वीक में 2 से 3 टाइम्स डायलिसिस करानी पड़ती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो अपनी डाइट को मेंटेन करके रखते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, तो उनको मिनिमम 1 डाइट में भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये तो हो गया टाइम। अब एक ट्रीटमेंट में ईच ट्रीटमेंट लास्ट फ्रॉम आवर्स, ईच ट्रीटमेंट लास्ट फ्रॉम 2 to 4 आवर्स, यानी कि एक जो डायलिसिस होती है उसमें 2 से 4 घंटे का समय लगता है। और इस डायलिसिस के ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होती हैं और क्या क्या पेशेंट कर सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। So patient can read, write, eat, talk, sleep, watch TV, use मोबाइल फोन etc. यानी कि पेशेंट इस ट्रीटमेंट के दौरान पढ़ सकता है, लिख सकता है, खा सकता है, बोल सकता है, स्लीप यानी सो सकता है, टीवी देख सकता है, मोबाइल भी चला सकता है। बट एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि पेशेंट ड्यूरिंग द डायलिसिस चल नहीं सकता। टाइप्स ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस कितने तरह की होती है। तो जो मेजर टाइप्स ऑफ डायलिसिस हैं वो दो हैं, एक हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसके भी पेरिटोनियल डायलिसिस के भी फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन उनके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। तो मेजर जो टाइप्स हैं वो दो हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इनके बीच में अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं तो हीमो मीन्स होता है ब्लड एंड डायलिसिस टू पास थ्रू। तो ये अगर हम इसके टर्म्स को तोड़कर देखते हैं तो इसकी सिंपली मीनिंग आ जाती है एक ऐसी डायलिसिस जो हम ब्लड के थ्रू करते हैं। ठीक है। देन सेकेंड पेरिटोनियल डायलिसिस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी का यूज करते हैं। और अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो तो हीमोडायलिसिस जो है दैट रिमूव्स नाइट्रोजिनस वेस्ट। हमारी जो बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट इकट्ठा हो जाता है ब्लड में,
उसको क्या करती है, रिमूव करती है और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है, प्लस रिमूव द फ्लूइड, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को भी डायलिसिस में रिमूव किया जाता है, बट बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल किडनी। बाय यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी, देन ये आर्टिफिशियल किडनी जो है इसे हम डायलाइजर बोलते हैं, तो डायलाइजर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल किडनी को डायलाइजर भी कहते हैं। देन ये जो हीमोडायलिसिस है ये अबाउट टू 85 टू 90% पेशेंट्स में होती है। ठीक है, ये जो हीमोडायलिसिस है ये 85 से 90% पेशेंट करवाते हैं, प्रीफर करते हैं। और हीमोडायलिसिस जो है सिर्फ घर पर नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए स्पेशली आरओ प्लांट चाहिए, मशीन चाहिए और अदर स्टाफ भी नीडेड है, तो इसको घर पे करवाना बहुत मुश्किल है। तो जनरली हीमोडायलिसिस घर पर नहीं होती है, इसके लिए हमें यूनिट में जाना पड़ता है या हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। इट कांट परफॉर्म एट होम। ठीक है, देन सेकेंड टाइप ऑफ डायलिसिस है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये भी सेम चीज है, थोड़ी सी अगर हम इसकी बात करें तो रिमूव्स नाइट्रोजिनस वेस्ट तो पेरिटोनियल डायलिसिस में भी हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किए जाते हैं और फ्लूइड को रिमूव किया जाता है, बट बाय यूजिंग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को यूज किया जाता है। देन थर्ड थिंग हम देखें तो ये 10 to 15% पेशेंट रिसीव्स पेरिटोनियल डायलिसिस। तो 10 से 15% जो पेशेंट होते हैं वो पेरिटोनियल डायलिसिस कराते हैं। एंड इट इज पॉसिबल एंड इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म एट होम, यानी कि हम पेरिटोनियल डायलिसिस को घर पर करा सकते हैं, बट हीमोडायलिसिस को हम घर पर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हीमोडायलिसिस के लिए एक अलग सेटअप चाहिए। बट पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलिसिस मशीन नहीं चाहिए, ज़्यादा स्टाफ नहीं चाहिए, सो इसको हम होम पर करा सकते हैं। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ डायलिसिस एंड इनके डिफरेंसेस। देन हम इसके बाद बात करेंगे फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की, ऐसे प्रिंसिपल जिन पर डायलिसिस वर्क करती है। तो बेसिकली हमारे 5 फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बट हम पांचों को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल है दैट इज ऑस्मोसिस।
सेकेंड इज डिफ्यूजन, थर्ड इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फोर्थ इज कॉन्वेक्शन, फिफ्थ इज एडजॉर्प्शन। तो ये हमारे 5 फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से हमारे ये 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बाकी के 2 भी हैं बट कम। तो इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, बट हम सब 5 को अभी कवर अप करेंगे। तो जो सबसे पहला है ऑस्मोसिस, दैट इज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये हमारा सॉल्वेंट है जो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। देन हमारा डिफ्यूजन जो प्रिंसिपल है, इसमें हम सॉल्वेंट मूव करता है, इसमें सॉल्यूट मूव करता है, और सॉल्यूट मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ऑस्मोसिस में हमारा सॉल्वेंट मूव करता है, डिफ्यूजन में हमारा सॉल्यूट मूव करता है। और इसमें अगर हम बेस्ट एग्जांपल लेना चाहें तो हम टी बैग वाला एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमारी टी बैग वाली चाय होती है, उसमें क्या होता है, जब हम कप में टी बैग को डालते हैं तो जो टी पार्टिकल्स बैग के अंदर होते हैं वो मूव करना चालू कर देते हैं कप के अंदर। तो जब टी पार्टिकल्स जब हमारे कप में जाते हैं तो सॉल्यूट मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा सॉल्यूट ज़्यादा है टी बैग में और कप में हमारे सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सॉल्यूट मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो वो जो प्रिंसिपल, वो जो प्रोसेस होगा उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन था टी बैग के अंदर, लो कंसंट्रेशन था हमारे कप के अंदर, किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारा डिफ्यूजन है, इसी प्रिंसिपल पे हमारी डायलिसिस वर्क करती है। देन ऑस्मोसिस हम देखते हैं, तो ऑस्मोसिस में थोड़ी देर अगर हम टी बैग को कप में पड़ा रहने दें तो वो जो कप के अंदर हमारा मिल्क है उसमें बहुत सारा सॉल्वेंट है बट टी बैग के अंदर नहीं है। तो लो कंसंट्रेशन कहाँ पर हो गई, लो कंसंट्रेशन हमारे कप के अंदर है। तो लो कंसंट्रेशन से अगर हमारा मिल्क हाई कंसंट्रेशन की ओर जाए तो टी बैग के अंदर चला जाएगा। तो वहाँ पर हमारा सॉल्वेंट मूव कर रहा है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये हमारा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अब इसके बाद बात करते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है और बहुत सिंपल भी है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू caused by प्रेशर डिफरेंस। तो जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड प्रेशर डिफरेंस होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको अलाउ करती है टू पास थ्रू इट, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो उसके
बाहर नहीं जा पाते, उसको पार नहीं कर पाते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ये दोनों डायलिसिस पे अप्लाई होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इसमें इस प्रिंसिपल के थ्रू यूज होता है पेरिटोनियल डायलिसिस पर। तो जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो ऑस्मोटिक प्रेशर पर काम करती है, और दूसरा प्रेशर होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये भी दो तरह का होता है, एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये दोनों जो प्रेशर है ये दोनों हमारे हीमोडायलिसिस में यूज होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज टू remove एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी जो पेशेंट की बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए हम इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं, जिससे फ्लूइड रिटेंशन वाले पेशेंट में से फ्लूइड रिमूव किया जाता है, फ्लूइड आउट किया जाता है। देन हमारा जो फोर्थ है कन्वेक्शन, इसके बारे में अगर हम देखें तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो ऐसे पार्टिकल जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो जब भी हम उस सॉल्वेंट को निकालेंगे तो उसमें डिसॉल्व्ड वाले सॉल्यूट पार्टिकल भी सॉल्वेंट के साथ ही आ जाएंगे। ये इसका प्रिंसिपल है। इट इज द प्रोसेस इन विच along with solvent dissolved solute particles also removed. It is the process in which along with solvent dissolved solute particles also removed, यानी कि जो भी solvent dissolved solute particles होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे अगर हम सॉल्वेंट को रिमूव करते हैं। तो इसका यूज कहाँ पर होता है? कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन का हमारा यूज होता है हीमोफिल्ट्रेशन और हीमोडायफिल्ट्रेशन में। इसके एग्जांपल्स हैं हेमोफिल्ट्रेशन, और दूसरा एग्जाम्पल है हीमोडायफिल्ट्रेशन। तो ये जो हीमोफिल्ट्रेशन है इसमें हमारा कन्वेक्शन का प्रिंसिपल यूज होता है, बट हीमोडायफिल्ट्रेशन में हमारा कन्वेक्शन के साथ साथ डिफ्यूजन प्रिंसिपल का भी यूज होता है। तो डिफ्यूजन और कन्वेक्शन प्रिंसिपल को जब हम यूज करते हैं तो वो हम हीमोडायफिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, लेकिन हीमोफिल्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन का यूज होता है। और ये जो प्रोसेस है हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है कॉन्वेक्शन को हम सॉल्वेंट ड्रैग भी बोलते हैं, सॉल्वेंट ड्रैग। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कॉन्वेक्शन को ही हम सॉल्वेंट ड्रैग कहते हैं क्योंकि सॉल्वेंट के साथ साथ उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स भी निकल आते हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का कहाँ पर यूज़ है हम इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। तो एडजॉर्प्शन जो है दैट इज सरफेस फिनोमिनन, यानी कि एक तरीके की सरफेस प्रोसेस है जिसमें हम सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉलीसल्फेन की मेम्ब्रेन, PMMA की मेम्ब्रेन, या फिर पॉली मेम्ब्रेन। ठीक है। तो एडजॉर्प्शन के बारे में पहला पॉइंट तो ये हो गया, इट इज सरफेस फिनोमिना।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है एडजॉर्प्शन में, इसमें मेम्ब्रेन कौन कौन सी यूज होती हैं, सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स लाइक पॉलीसल्फेन, पॉलीमेम्ब्रेन, एंड थर्ड इज PMMA। PMMA भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉली मिथाइल मीथा क्राइलेट, ये इसकी फुल फॉर्म है PMMA की। तो ये मेम्ब्रेन भी इसमें यूज होती है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि एडजॉर्प्शन का हम यूज कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं। तो एडजॉर्प्शन का जो यूज होता है वो हम हीमोपरफ्यूजन में करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज हीमोपरफ्यूजन। हीमोपरफ्यूजन में क्या होता है कि हम इन मेम्ब्रेन्स को यूज करके, इस प्रिंसिपल को यूज करके ड्रग या फिर कोई भी केमिकल रिमूव करते हैं। ठीक है, हीमोपरफ्यूजन में क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, रिमूवल ऑफ ड्रग और केमिकल। ठीक है, तो हीमोपरफ्यूजन में हम रिमूवल ऑफ ड्रग और केमिकल करते हैं। और अगर इसका एग्जांपल हम ड्रग का या केमिकल का देखना चाहें तो बारबीच्यूरेट, ये एक तरीके का ड्रग होता है। बारबीच्यूरेट्स जो ड्रग होते हैं इनको रिमूव करने के लिए हम हीमोपरफ्यूजन करते हैं, जिसमें ये एडजॉर्प्शन का प्रिंसिपल लगता है। तो ये तो हमारे फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पर हमारी डायलिसिस वर्क करती है। तो इसके बाद अब हम इंडिकेशंस देखेंगे, ऐसे कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं जब हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इंडिकेशंस, तो ऐसे कौन कौन से इंडिकेशंस हैं जिनसे हम डायलिसिस कराते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, जैसे कि पहला फ्लूइड रिटेंशन। तो जब फ्लूइड रिटेंशन होता है मतलब कि फ्लूइड का ओवरलोड होना, फ्लूइड का एक्युमुलेट हो जाना एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड रिटेंशन। तो फ्लूइड रिटेंशन भी 3-4 तरह से होता है, जैसे कि जब अगर पैरों में फ्लूइड रिटेंशन होता है तो उसे हम पीडल एडिमा बोलते हैं, और जब हमारा फेस पर होता है तो उसे हम फेशियल एडिमा बोलते हैं। थर्ड हमारा पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। तो अगर पीडल एडिमा होता है, फेशियल एडिमा होता है, पल्मोनरी एडिमा होता है, तो इन कंडीशंस में भी हम डायलिसिस कराते हैं। देन फ्लूइड रिटेंशन के बाद अगर सेकेंड थिंग हम देखते हैं तो हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया भी इंडिकेशन हो सकती है डायलिसिस की। हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम की मात्रा का बढ़ जाना ब्लड में। देन हमारी थर्ड जो इंडिकेशन है दैट इज रीनल एसिडोसिस। रीनल एसिडोसिस का मतलब है कि हमारी जो किडनी है उसका पीएच बहुत ही कम हो जाए, हमारी यूरिन का भी पीएच कम हो जाता है। तो जब हमारी ब्लड में ब्लड का पीएच कम होने लगता है क्योंकि उसमें जो एसिडिक सब्सटेंसेस वेस्ट हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उस पीएच के कम होने की वजह से हमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो इसलिए हम डायलिसिस प्रीफर करते हैं। एंड फोर्थ हमारा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब होता है तो ये भी एक इंडिकेशन है डायलिसिस की। ठीक है,
देन फिफ्थ पॉइंट हमारा हो सकता है यूरेमिया, यानी कि ब्लड में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिया प्रेजेंट होता है, तो उसे बोलते हैं यूरेमिया, एंड दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन फॉर डायलिसिस पेशेंट। एंड सिक्स्थ इज पेरिकार्डाइटिस। तो ये हमारे कुछ इंडिकेशंस हो गए डायलिसिस पेशेंट के लिए कि उसे कब डायलिसिस करवानी पड़ती है। तो ये इंडिकेशंस हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की। ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हैं जो अकर हो सकते हैं जब हम डायलिसिस पेशेंट की कर रहे हों, ड्यूरिंग द डायलिसिस और डायलिसिस इवन ख़त्म होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन होता है ड्यूरिंग द डायलिसिस हाइपर टेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि रेजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। और इसको मैनेज करने के लिए हम मेडिकेशन देते हैं बीच बीच में पेशेंट को। और सेकंड इज इसी का उल्टा हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन भी एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंट को होती है ड्यूरिंग द डायलिसिस, और इसके लिए हम पेशेंट की पोजीशन चेंज करते हैं और इसको मैनेज करते हैं। देन थर्ड कॉम्प्लिकेशन हमारे क्या हो सकती है डायलिसिस पेशेंट की, कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमियाज यानी कि जो पेशेंट की कार्डियक यानी रिदम है वो चेंज होती रहती है, बढ़ती या कम होती रहती है, तो उसे हम बोलते हैं कार्डियक एरिथमियाज। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डायलिसिस पेशेंट में ड्यूरिंग द डायलिसिस। एंड फोर्थ कॉम्प्लिकेशन इज एयर एम्बोलिज्म, यानी कि पेशेंट की ब्लड वेसल में एयर चली जाए, तो इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायलिसिस पेशेंट। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। देन इसके बाद आते हैं सीजर्स, यानी पेशेंट को दौरे पड़ सकते हैं। देन सिक्स्थ चीज सीजर्स यानी दौरे पड़ना, और सिक्स्थ हमारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ब्लीडिंग। फ्रॉम वेस्कुलर एक्सिस, यानी कि जो वेस्कुलर एक्सिस है पेशेंट का, वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं या ब्लीडिंग हो सकती है, तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन। एंड सेवेंथ हमारी इन पेशेंट्स में इंटरनल ब्लीडिंग। सेवेंथ हमारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कई बार हेपेरिन का डोज अगर ज़्यादा हो जाए पेशेंट में, तो इससे पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, और ये भी एक खतरनाक कंडीशन है जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। देन सिक्स्थ हमारा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है दैट इज मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं पेशेंट को, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है, इसको भी मैनेज करने के लिए हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं। देन नाइन्थ जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज DDS, यानी कि डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम DDS, ये भी एक बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, बट ये बहुत ज़्यादा रेयरली होती है, बहुत कम पेशेंट में देखने को मिलती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को ना हो। और
इसीलिए हम डायलाइज़र में प्राइमिंग करते हुए जो हमारे रीयूज डायलाइज़र होते हैं उसमें 2 लीटर NS का यूज़ करते हैं, और जो हमारे सिंगल यूज डायलाइज़र होते हैं उसमें हम 1 लीटर NS का यूज़ करते हैं उसको प्राइम करने के लिए, जिससे कि DDS यानी डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को होने से बचाया जा सके। तो ये हो गई पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट: हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कार्डियक एरिथमियाज, एयर एम्बोलिज्म, सीजर्स, ब्लीडिंग फ्रॉम वेस्कुलर एक्सिस, इंटरनल ब्लीडिंग, मसल क्रैम्प, DDS। देन इनके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग केयर की। तो अब हम नर्सिंग केयर की बात करते हैं कि क्या हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं किसी भी पेशेंट को डायलिसिस पर जो आते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो बिफोर द डायलिसिस, सेकेंड इज ड्यूरिंग द डायलिसिस, क्या क्या हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, एंड थर्ड इज आफ्टर द डायलिसिस। तो ये नर्सिंग केयर में बिफोर द डायलिसिस, जब भी एक पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम पेशेंट का वेट लेते हैं, फर्स्ट वेगिंग करते हैं, ठीक है, वेट नोट डाउन करते हैं पेशेंट का। सेकेंड थिंग इज इनफॉर्म्ड कंसेंट। किसी भी पेशेंट को अगर हम डायलिसिस पे लाते हैं तो उसका हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं, यानी कि उस प्रोसीजर के बारे में, डायलिसिस के बारे में हम पेशेंट को बताते हैं कि इसके दौरान अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए पेशेंट खुद जिम्मेदार होगा, ना कि हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके बाद थर्ड थिंग, हम उसके वाइटल्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले जब डायलिसिस शुरू करेंगे उससे पहले हम उसके वाइटल्स लेंगे। देन वाइटल्स नोट डाउन करने के बाद उसको हम प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, और हम ये भी नोट डाउन करेंगे पेशेंट स्टेबल है या पेशेंट अनस्टेबल है, ठीक है। उसका वेस्कुलर एक्सिस चेक करेंगे, तो पेशेंट का वेस्कुलर एक्सिस चेक करेंगे, उसके थ्रिल चेक करेंगे, एवी फिस्टुला की, उसके हम परमाकैथ है तो परमाकैथ चेक करेंगे, या फिर IJV है तो वो चेक करेंगे, या फिर फेमोरल है कि उसमें कुछ खराबी तो नहीं है, कि वेस्कुलर एक्सेस ठीक है, वहाँ से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, थ्रिल ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। देन इसके बाद में ड्यूरिंग द डायलिसिस, हम डायलिसिस शुरू कर देंगे, और डायलिसिस के दौरान हम क्या क्या नर्सिंग केयर देते हैं पेशेंट को, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में हम पेशेंट की एवरी 15 मिनट्स में उसके वाइटल्स लेंगे। वाइटल्स से पेशेंट की कंडीशन का पता चलेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो अनस्टेबल तो नहीं है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है, मशीन ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, ये भी हमें देखते रहना है। देन हम उसे बैक केयर देंगे, और उसकी हम पोजीशन देखेंगे कि उसको डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा, अगर उसे डिस्कम्फर्ट होता है तो उसको हम कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। देन थर्ड थिंग ये होती है कि ड्यूरिंग द डायलिसिस कई बार कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं, तो उनको मैनेज करना भी हमारी जिम्मेदारी है, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट। और अगर कॉम्प्लिकेशन हमें समझ नहीं आ रही है, मैनेज हम नहीं कर सकते, तो अपने सीनियर डॉक्टर को या सीनियर स्टाफ को तुरंत इन्फॉर्म करना है। देन हमारी फोर्थ चीज़ है ड्यूरिंग द डायलिसिस, एक तो कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, दूसरा है मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन इन्फ्यूज़ करना, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना, यानी कि जब हमें कई बार पेशेंट आयरन लगवाते हैं तो हमें ड्यूरिंग द डायलिसिस ख़त्म होने से थोड़ा पहले आयरन इन्फ्यूज़ करना होता है। तो ये कुछ ड्यूरिंग द डायलिसिस हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर द डायलिसिस हम क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, वो सिंपली पहले की तरह हम
वेट उसका मेज़र करेंगे, वेट मेज़रमेंट, ठीक है। उसके डायरी पर, जो पेशेंट की डायरी होगी उस पर हम लिख देंगे कि उसका आफ्टर द डायलिसिस कितना वेट है, उसको नोट डाउन करेंगे। देन हमारी सेकेंड चीज़ उसकी वाइटल्स देखेंगे कि स्टेबल है या नहीं है, वाइटल्स नोट डाउन करेंगे, उसको बताएंगे कि आपका बीपी कितना है, ठीक है। देन थर्ड चीज़ हम ये चेक करेंगे, पेशेंट इज नॉर्मल। आफ्टर द डायलिसिस पेशेंट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जैसा वो पहले आने डायलिसिस करवाने से पहले था क्या वैसा ही बाद में है, तो ये चीज़ हमें इंश्योर करनी है। और अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी हमें दिखाई देती है तो उसको हमें सीनियर को बताना है। देन फोर्थ हम क्या करेंगे इसमें, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे आफ्टर द डायलिसिस। जैसे पेशेंट ईपीओ देता है, मल्टीविटामिन देता है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी होती है नर्सिंग केयर में, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इसका, हम आफ्टर द डायलिसिस उसको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बताएंगे कि उसको नेक्स्ट डायलिसिस करवाने कब आना है। तो ये कुछ नर्सिंग केयर होती हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम पेशेंट को कैसे अच्छे से नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें और इसके डायलिसिस बहुत ही अच्छे से हो पाए और पेशेंट नॉर्मल रहे। तो ये था आज का लेक्चर, और आज हमने डायलिसिस के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, और इसके बाद हम डायलाइज़र के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि डायलाइज़र के अंदर जो फ्लो होता है, काउंटर करंट और को करंट जब हम करते हैं तो उसमें फ्लो कैसे होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।